everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy और आज मैं लेकर आई हूँ डिस्कशन ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में दैट इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है द फन दे हैड। इसके पार्ट्स में हमने लास्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था अबाउट द क्वेश्चन आंसर, जिसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट थे टिल 30 वर्ड्स। अब इस वीडियो में दैट इज लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे हमारी आगे की एक्सरसाइज जो हमने ली है आपकी एनसीईआरटी की बुक से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर चैप्टर। और यहाँ पे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे थोड़े से डिटेल्ड क्वेश्चन होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बिकॉज जो 3 पार्ट्स थे शॉर्ट वेरी शॉर्ट वो हमने डिस्कस करे थे लास्ट में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग की एक्सरसाइज। सो लेट्स इमीडिएटली बिगिन विद द लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, मतलब 100 से 150 वर्ड हमें प्रेजेंट करने हैं, 100 to 150 वर्ड्स। तो ऑफ कोर्स 3 पैराग्राफ हो गए, तो ये वाला जो क्वेश्चन की कैटेगरी वो डिटेल्ड वाली है या लॉन्ग आंसर में आता है। फाइन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन दिस स्टोरी। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मेन फीचर बताने हैं किसके, एक मैकेनिकल टीचर्स के एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन दिस स्टोरी। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में हम स्कूल के मैकेनिकल टीचर के मेन फीचर्स बताएंगे, और फिर थर्ड पैराग्राफ में हम जो स्कूल रूम्स थे उसके मेन फीचर बता देंगे। दैट्स इट। 3 पैराग्राफ में हमारा कंसाइज आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हमें देखना ही है। देखो आंसर तो हमें पता है कि मेन फीचर्स क्या थे मैकेनिकल टीचर के, स्कूल रूम के क्या थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। बट अभी हमें क्या देखना है, कैसे हमें आंसर को ड्राफ्ट करना है स्पेसिफिकली। जब इस चीज़ को तो हम 1-1, 2-2, 3-3 लाइन में भी बता सकते हैं, बट हम डिटेल्ड आंसर एटलीस्ट 100 वर्ड्स तो होने ही चाहिए। 125 अप्रॉक्स 130 वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो हम कैसे आंसर में क्या क्या थॉट्स पुट कर सकते हैं, कैसे फ्रेम करा है, वो जल्दी से इसका पूरा फॉर्मेट चेक करते हैं। सो लेट्स मूव एंड रीड विद द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। ऑफ कोर्स स्कूल उनका घर पे ही आता था, ठीक है, या होता था ऐसा बोल सकते हो। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ individually from the mechanical teachers. They don't have such classrooms where students sit together. अब मेजरली क्या होता था, उनका जो घर होता था, जो उनका बेडरूम था मार्गी का, उसके जस्ट साइड में आप कह सकते हो कुछ स्टडी रूम था या कोई फ्री रूम था, जहाँ पे स्क्रीन, जहाँ पे स्टडी टेबल था, उसके ऊपर स्क्रीन थी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो स्क्रीन की लाइट ऑन हो जाती थी और मैकेनिकल टीचर उनकी प्रेजेंट हो जाती। जैसे ही वो कोड पंच करती थी मार्गी, मतलब अटेंडेंस देती थी, और वो उनके मैकेनिकल टीचर पढ़ाना शुरू कर देती थी। वहाँ पे वो अकेले पढ़ती थी, उनके साथ और कोई बच्चे नहीं होते थे, जैसा रियल स्कूल में हमने देखा था। तो ये बेचर हमने क्या करा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा अबाउट मार्गी की मैकेनिकल टीचर कैसी थी और वो स्कूल में कैसा, थोड़ा सा कहाँ पे उनका सिचुएशन थी, ये देखा। अब जल्दी से फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन द कमिंग पैराग्राफ्स। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट, दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे। और उनका जो एग्जाम सिस्टम होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है। होमवर्क असाइनमेंट जो दी जाती हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं, हमारे जैसे नहीं होती। उनको काफ़ी, बिकॉज सब कुछ अब सिस्टम रीड करेगा, तो सिस्टम की एक लैंग्वेज होती है जो पहले ही मार्गी और टॉमी को सिखाई गई थी, जिससे कि जितना भी वो कम्युनिकेशन करते थे, जो भी उनको इनपुट देना होता था सिस्टम को, वो उसी की लैंग्वेज का यूज करते थे। सो लेट्स चेक। मार्गी हैज टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। ये हमें ध्यान रखना है, पंच कोड था जो इनको बचपन में ही सिखा दिया गया था जब मार्गी 6 ईयर की थी। शी लर्नड, ये लर्नड नहीं है, LEARN, ठीक है। सो शी लर्नड इट व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। सो द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स। देखो हमने कैसे जनरल से लेकर स्पेसिफिक पॉइंट को, और जितनी भी चीजें हमें इस क्वेश्चन से आसपास जुड़ी हुई पता है, हम उन सबको प्रेजेंट करें, बिकॉज दिस इज अ डिटेल्ड क्वेश्चन।
So that's all about this question. Now let's immediately head with the next long question. Why did Margie hate school? Why did you think the old kind of school must have fun? इसको क्यों लगता था मार्गी को ऐसा? सबसे पहली चीज तो मार्गी अपने स्कूल से क्यों हेट करती थी? Because that was taught in a very boring way by a robot. तो कितना बोरिंग लगता होगा, बिना एक्सप्रेशन के, बिना इमोशंस के, बिना फीलिंग्स के, तो वी होप कितना ही बोरिंग होगा. सो दैट्स व्हाई मार्गी आल्सो हेटेड द स्कूल. और दूसरी चीज, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, मिलकर एक साथ स्कूल जाते थे, स्कूल में एंजॉय करते, चीखते, चिल्लाते, खेलते, कूदते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते, एक्टिविटीज करते, और फिर लौट के घर एक साथ आते, फिर मिल के अपना होमवर्क और असाइनमेंट्स करते, फिर इनका टेस्ट होता, वो भी सबका कॉमन टेस्ट होता. सो ये चीज़ें बहुत मार्गी मिस कर रही थी और इनके बारे में सुन के बहुत सरप्राइज होती है, और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि लिटरली द ओल्ड टाइम वुड बी द टाइम व्हेन पीपल रियली हैड अ फन. ठीक है, जब वो स्कूल जाते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. जल्दी से इसके आंसर को चेक करते हैं पैराग्राफ्स में. मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर. सारे फसाद की जड़ तो यही है कि मैकेनिकल टीचर से पढ़ना पड़ रहा है, एक रोबोट से पढ़ना. आप समझ सकते हो कितना बोरिंग होगा. वो भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जैसे कि हिस्ट्री है, जहाँ पे आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनके फीलिंग, एक्सप्रेशन, इमोशंस, ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हो, तो कैसे अट्रैक्टिव होगा क्लास में? एनर्जी कैसे आएगी? बेटर डीपर अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी जब तक एक फिजिकल पर्सन आपके सामने नहीं होगा, जब तक एक ह्यूमन आपके सामने नहीं होगा. इट वॉज इन हर हाउस. शी वॉज सपोज्ड टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होम टास्क और असाइनमेंट्स. द पार्ट Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test paper. सबसे बुरी बात मार्गी को ये लगती थी जब उसका टेस्ट पेपर या उसको अपने होमवर्क या असाइनमेंट उस टाइम में उस स्लॉट में डालना पड़ता था. वो तो उसको बहुत ही हेक्टिक या इतना बोरिंग टास्क लगता था कि दिस इज अ मेजर रीजन व्हाई मार्गी हेटेड हर स्कूल. जल्दी पढ़ते हैं आगे का पार्ट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. शी thought that the old schools must have been fun. Why? Because the students used to sit together in the classroom. They enjoyed, laughed, shouted in the schoolyard. Children needed company to enhance their skills. Of course they need, right? Holistic development बहुत ज़रूरी है बच्चों का. Social development बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Then if they are isolated, they get depressed and they feel that they are dejected from the society. So these are the major reasons जो बहुत ही कंसाइज तरीके से आंसर के दो पैराग्राफ में प्रेजेंट किया है. जल्दी से हेड करते हैं towards the next question. Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Of course यार, मैं तो I completely agree with this question answer, right? इसके do you agree? तो मैं तो full fledged agree करती हूँ, wholeheartedly believe करती हूँ इस चीज में. क्या? That schools today are more fun than the school in the story. Give reasons for your answer. तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को चेक करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है. There's no doubt that today's schools are more funny than the future school. Of course, सबको पता है. Discussed in the story. This school has nothing but a mechanical teacher with no emotions, no sentiment. It doesn't have the ability to understand the psychology of a child. Moreover, it guides a person according to its suggested modes. वो एक रोबोट टीचर को कैसे पढ़ाता है, मतलब रोबोट कैसे बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ सकता है, कैसे बच्चे की इमोशंस, उसके सेंटिमेंट्स को तो नहीं समझ सकता, तो वो कैसे इफेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंटली एक बच्चे को लेसन इम्पार्ट कर सकता. सो दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. ठीक है, और तो और इट गाइड्स अ पर्सन अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मोड्स. जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए 10 ईयर का है, तो उसका जो रोबोटिक टीचर का जो मोड है वो इस लेवल पे सेट कर देंगे. 15 ईयर का तो उसके हिसाब से. बट हो सकता है कि अलग अलग बच्चे, एक एज ग्रुप के अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है कई बार.
ठीक है। तो यहाँ पर रोबोट तो वो चीज़ों को नहीं समझ सकता, तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो एक रोबोट या एक मैकेनिकल टीचर जो अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो एक स्टूडेंट को इफेक्टिवली एजुकेट नहीं कर सकते हैं। एक रीज़न बहुत अच्छा था जो यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जल्दी से देखते हैं कुछ और रीजन। बट टुडे स्कूल्स वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। दे लर्न द सेम थिंग, द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बीइंग्स, दे लर्न। अरे यार ये क्यों ऐसा कर देते हैं बार बार, ये दिस इज नॉट एम, this is R and N. They learn how to adapt themselves to the new surroundings and cope with the strangers. The students sit and learn together. These activities don't give vent to the feeling of depression, alienation and segregation. तो यहाँ पे क्या मेजरली बोला है, जो आज के स्कूल है, मतलब जो अभी का जो टाइम है, हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि स्टोरी लिखी गई है यहाँ पर ये टाइम, तो ये टाइम याद कर लिया करो 2157 का है। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो बट टुडे स्कूल्स वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, किस पे वर्क करते हैं, स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, ठीक है। दे लर्न द सेम थिंग, द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बीइंग्स, दे लर्न हाउ टू अडैप्ट देमसेल्फ टू द न्यू सराउंडिंग्स एंड कोप विद द स्ट्रेंजर्स। बच्चे सीखते हैं कि कैसे हमें, और बच्चों का लेवल तो इतना अच्छा है, वो तो टीचर को समझ पा रहे, तो मैं क्यों नहीं, तो खुद को कोप करने की, खुद को वहाँ पे एडजस्ट करने की, अपने IQ लेवल को बढ़ाने की और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, ताकि हम भी बाकी बच्चों के जैसे तेज़ बन सके। द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर, सब बच्चे एक साथ बैठ के साथ में पढ़ते हैं। दीज एक्टिविटीज डोंट गिव एनी स्पेस फॉर द फीलिंग्स ऑफ, इसकी वजह से कि जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, तो उनमें कोई डिप्रेशन की फीलिंग नहीं आती, वो अपने आप को आइसोलेटेड, अलग सा, कटा हुआ ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं। वो अपने आप को बहुत ही इन्वॉल्व, बहुत ही एक सराउंडेड फील करते हैं, जहाँ पे उनकी ड्यू केयर होती है। So this is all about this beautiful answers, important points जो हमें ध्यान में रखने थे। अब हेड करते हैं with the thinking about the language. So adverbs, read this sentence which is taken from the story. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. The word complete is an adjective. When you add ly to it, it becomes an adverb. तो adverb होता क्या है, तो जल्दी से थोड़ा सा ग्रामर को भी ब्रश अप कर लिया जाए ये एक्सरसाइज के थ्रू, बिकॉज इट इज गिवन इन योर NCERT बुक और हमें समझ में तो आना चाहिए। फटाफट इन चीज़ों को समझ लेते हैं। सो नाम जैसा बता रहा है, व्हाट इज adverb which adds meaning to the verb, add meanings to the verbs is known as adverb. इनको एडवर्ब बोला जाता है, जो वर्ब के मीनिंग में ऐड ऑन करते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड्स, मूवमेंट वर्ड्स। सो सेंटेंस क्या था ये, द वर्ड कंप्लीट, कंप्लीट हमने क्या देखा था, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, तो ब्लैंक आउट हो गया, एक्शन हुआ, एक्शन कैसा हुआ, कंप्लीट ब्लैंक आउट हो गया था। सो कंप्लीट एक एडवर्ब है, जब हमने उसमें ly ऐड, कंप्लीट एडवर्ब है, ly ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, हमारा एक एडजेक्टिव बन गया। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू, इट्स वेरी वेल जस्टिफाइड। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। लेट्स हेड विद द नेक्स्ट वन. Find the sentences in the lesson which match adverbs given in the box below. Find the sentences in the lesson which match adverbs given in the box below. ये नीचे क्या दिया, adverbs है। adverbs क्या होता है, जनरली इनकी पहचान होती है वर्ब के बाद में लगते हैं और ly लगाया जाता है। तो हमें ये वर्ड्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, इनके सेंटेंसेस हमें चैप्टर से लेके बताने कहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ, ये कौन से सेंटेंस में आया, चैप्टर में, कौन चैप्टर के कौन सेंटेंस में ये आए, तो अभी हमने देख लिया, तो ये तो जस्टिफाइड है। ये कहाँ पे आए, ये कहाँ पे आए, ये कहाँ पर आए, वो जल्दी से उन सेंटेंस को हम देखेंगे और प्रोसीड करेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट। जल्दी
से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट वन. नाउ ऑफुली, एंड इट वाज ऑफुली फनी, पैराग्राफ 1 में दिया था. कितना मजा आता होगा उनको जब वो स्कूल जाते थे. सॉरोफुली अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली. तो ये कब की बात है, ये कहाँ पे लिखा गया, पैराग्राफ 3 में, जब बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही थी अपने ज्योग्राफी सेक्टर में मार्गी. तो मार्गी की मदर क्या करती है, उस मैकेनिकल टीचर को अच्छे से शेक करती है ताकि वो हिल जाए और सिस्टम सही वर्क करने लग जाए. तो तब वहाँ पे लिखा था कंप्लीटली द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. पूरा का एक बार टॉमी का क्या पैराग्राफ 5 में मेंशन है, एक बार टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा का पूरा खत्म हो गया था, उड़ गया था, फ्यूज उड़ गया था उसका, ऐसा बोल लो. ठीक है, तो तब वो काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया गया और एक समवेयर अप्रॉक्स 1 मंथ वो टीचर, उनकी मैकेनिकल टीचर वहीं पर थी फिक्सअप होने के लिए. ठीक है, लॉफ्टली ही एडेड लॉफ्टली, और बहुत ही हंसी मजाक तरीके से ये चीज़ ऐड करते. पैराग्राफ 6 में देखा था. केयरफुली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, ये पैराग्राफ 6 में देखा था. नेक्स्ट इज डिफरेंटली, ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. पैराग्राफ 8 में बोला गया था कि मार्गी जब जस्टिफाई करती है, जब टॉमी ऐसा बोलता है कि ऐसा नहीं होता, अरे तुम समझती ही नहीं हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, बिकॉज अब टॉमी तो बड़ा था, 2 साल ना, 13 ईयर का था, वो 11 ईयर की थी. तो मार्गी, टॉमी को ज़्यादा एक्सपीरियंस था, मार्गी थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी इमेच्योर थी, इतनी नॉलेजेबल नहीं थी. तो टॉमी बोलता है अरे तुम्हें तो कुछ पता नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता. सब बच्चे एक जगह पर जाते हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाते हैं जिसको स्कूल बोलते हैं, वहाँ पे अपनी क्लासरूम्स में जाते हैं और वहाँ पे टीचर एक साथ बच्चों को पढ़ाती है. तो तब मार्गी बोलती है कि ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंट. मेरी मदर तो बोलती है कि हर एक बच्चा अलग अलग लेवल का होता है, हर बच्चे का अलग टैलेंट होता है, तो हर बच्चे को डिफरेंटली हैंडल करना होता है. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सब बच्चों को एक साथ एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है. तब ये पॉइंट आया था जो गिवन है इन पैराग्राफ नंबर 8. ठीक है, now heading with the next question. Now use these adverbs to fill in the blanks in the sentences below. The report must be read dash so that performance can be improved. तो report must be read कैसे पढ़ना चाहिए, carefully पढ़ना चाहिए of course, तभी तो समझ में आएगा. At the interview, Samin answered our questions loftily, shrugging his shoulder. तो कैसे आंसर करे थे क्वेश्चन, loftily, like बहुत ही कैजुअल हंसी मजाक करते हो, अपने शोल्डर्स को ऐसे श्रग करते हुए. वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री. जब हम लोग बहुत, हमें भूख लग रही होती है, बहुत एग्जॉस्ट हो गए ना, तो हमारा कुछ अलग ही बिहेवियर होता है. सबके साथ ऐसा होता है. द टीचर शुक हर हेड सॉरफुली व्हेन रवि लाइड टू हर. और टीचर शुक हर हेड, बिल्कुल परेशान हो जाती है जब वो रवि टीचर को झूठ बोलता है. तो दीज आर द एडवर्ब्स जो हमने देखे, जिनमें हमने ly देखा और अभी हमने देखा कहाँ कहाँ पे लिए गए हैं बुक में, कौन कौन से सेंटेंस में, कौन कौन से पैराग्राफ में. अब हमने ये सारे एडवर्ब्स को सेंटेंसेस में पुट करके देखा. जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट. I dash forgot about it. I dash forgot about it. So what were the words? I completely, मैं पूरी तरीके से इस चीज़ के बारे में भूल गई. When I complimented Revati on her success, she just smiled and nonchalantly turned away. जब मैंने उसको उसके सक्सेस पे जब उसको कंग्रेचुलेट करा, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया रेवाती को, तो उसने क्या करा, उसने बस स्माइल करा और कोई बिल्कुल लो एनर्जी के साथ, जिसमें कोई एनर्जी इंथुजियाज्म नहीं होता, नॉनचैलेंटली वो वहाँ से टर्न अवे मुड़ के चली गई. द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज ऑफुली बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू. बहुत बेहद बिजी बताने के लिए. ठीक है, आई फिनिश माई वर्क क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले. क्विकली मतलब बहुत जल्दी. एडवर्ब को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करा. आई होप एडवर्ब्स आर वेरी क्लियर. मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंग्री पर्सन, ओल्ड पर्सन, यंग पर्सन, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बॉय, हैंडसम गाय. तो ये वर्ड्स क्या है, जो नाउन को डिफाइन कर रहे हैं, जो नाउन के मीनिंग में ऐड ऑन करें को एडजेक्टिव्स बोला जाता है. जो वर्ब के मीनिंग में ऐड ऑन करते हैं उनको एडवर्ब्स बोला जाता है. एडजेक्टिव्स को एडवर्ब बनाने के लिए ly ऐड कर दिया जाता है. पहचान क्या होती है, एडवर्ब के बाद में वर्ब के बाद में एडवर्ब आता है. और जनरली एडजेक्टिव
एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं, कुछ केसेस में बाद में भी आ सकते हैं विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो एंग्री का क्या बना देंगे, एंग्रीली, हैप्पीली, मैरीली, स्लीपली, इजीली, नॉइजली, टाइडली, ग्लूमीली, सब में एल वाई लगा दो, बन गया हमारा आंसर। एंग्रीली वाई है तो आई हो जाएगा और एल वाई आ जाएगा। दैट्स इट, मैरीली, स्लीपली, इजीली, नॉइजली, टाइडली, ग्लूमीली। है वी गो, यहाँ पे आते हैं हमारे सारे एडवर्ब्स की कैटेगरी और ये हो गए हमारे सॉरी ये है सारे हमारे एडजेक्टिव और ये बन गए हमारे एडवर्ब्स एल वाई फॉर्म में। जल्दी हेड करते हैं नेक्स्ट वन, इफ नॉट एंड अनलेस। Imagine that Margie's mother told her, "You will feel awful if you don't finish your history lesson." She could also say, "You'll feel awful unless you finish your history." अच्छा देखो क्या है, you will feel awful if you don't. So you will feel this if you don't finish your history lesson. So if not and unless. अब यहाँ पे देखते हैं वो ऐसा भी बोल सकती थी, you will feel awful unless you finish your history lesson. Unless means if not. तो unless का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा you will feel awful if you don't, तो if के साथ जब not है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत awful feel होगा, बहुत weird, बहुत ही अजीब feel होगा। you will feel awful unless you finish your history। तो यहाँ पे unless मतलब जब तक तब तक नहीं है, if not की सेंस में यूज किया गया। so unless means if not। sentences with unless or if not are negative conditional sentences। negative तो समझ में आ रहा है कि negate कर रहे हैं, but condition if, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो if and then cause and effect, consequence पता चल रहा है तो conditional, तो negative conditional sentences होते हैं। कहाँ से बताए जाते हैं, unless से या if not से, negative conditional sentences। I hope it's very clear, पता होना चाहिए because grammatically छोटी सी चीज़ है but plays a very crucial, very important role, right? Unless या if not। head करते हैं with the next part। Notice that these sentences have two parts. The part that begins with if not or unless tells us the condition. हमें condition जब मतलब अगर ये नहीं हुआ, if you are not done with this, if you don't do, तो अगर ये unless you do this, तो यहाँ पे हमें condition पता चल रही है, ठीक है। This part has a verb in the present tense. Look at the verbs. Don't finish या finish in the sentences above. The other part of the sentences tell us about a possible result. Cause, consequence, cause, इसका effect क्या हुआ, it tells us what will happen if something else doesn't happen. The verb in this part of the sentence is in the future tense. You will feel, you will feel, you will feel, you will feel, क्या बोला है यहाँ पे। The other part of the sentence tell us about a possible result. तो एक part में हमें cause पता चला, एक में effect पता चला, एक में cause पता चला, एक में consequence, एक में cause, एक में इसका result पता चला। It tells us what will happen if something else doesn't happen. अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, ठीक है। तो हमें क्या पता, the verb in this part of the sentence is in the future tense, कि अगर ये नहीं होता, if you don't study, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही क्लियर बात है ना, अगर आप अभी कड़ी मेहनत नहीं करोगे, if you don't do hard work now, if you don't study very positively, if you don't study religiously, if you don't study your lessons well, then you will find difficulty in your exams or in your board exams, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी ऐसा नहीं हो तो इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि कंडीशन बता रहे कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड रिजल्ट। तो यहाँ की चीज का इफेक्ट तो बाद में ही आएगा ना, तो फ्यूचर में चला जाता। इट्स दैट सिंपल। आई होप आपको भी इतना ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है जैसे कि मैंने आपको समझाया है। नाउ नोटिस दीज टू टेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, फ्यूचर और प्रेजेंट। देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट until we preserve them. You won't learn your lessons. Again वही वाली प्रॉब्लम है, are annually. You won't learn your lessons if you don't study regularly. Tommy will have an accident unless he drives more slowly. So there won't be any books left.
तो कॉन्सिक्वेंट कोई बुक नहीं बचेगी अनलेस वी प्रिजर्व देम। अगर हम उनको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, आप अपने लेसन्स नहीं पढ़ पाओगे। कब? कंडीशन क्या थी? इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर आप रोज़ नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं हो पाएगा, तो ऐसा और नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। सो ही ड्राइव्स सिंपल प्रेजेंट है, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट, तो ही ड्राइव स्लोली, और जब तक वो गाड़ी धीरे नहीं चलाएगा ही विल हैव एक्सीडेंट। या वो जब तक गाड़ी धीरे चलाता है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, उसका कोई एक्सीडेंट होने की चांस नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट, इसका जो कॉन्सिक्वेंस या इसका जो इफेक्ट, जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा। और यही सिंपल सी बात है सिंपल प्रेजेंट और कॉन्सिक्वेंस सिंपल फ्यूचर की, ठीक है। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं विद द फर्दर पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें क्या यूज करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब। गो, कम, प्ले, सिट, स्टैंड, टीच, ईट, ड्रिंक, ये वर्ड्स वर्ब होते हैं, ठीक है। सो इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट, फिर क्या होगा? कंप्लीट करना है इन कंडीशनल को। अब कंडीशन कहाँ से पता चलती? इफ एंड देन से। अगर ऐसा करोगे तभी तो ऐसा होगा। इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट गुड मार्क्स। इफ, तो अगर ये कंडीशन ही नहीं होगी तो ये वाली कंडीशन कहाँ से होगी, राइट? तो हमें पता चला इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट, अगर आज मैं अनु की पार्टी में रात को नहीं जाती, आज रात अगर अनु की पार्टी में नहीं जाती हूँ तो क्या होगा, देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या आना चाहिए? इफ आई डोंट गो, सो लेट मी क्लियर द बोर्ड फॉर द क्लैरिटी। सो इफ यू डोंट इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी, तो ये क्या? आई डोंट गो, तो इसका कॉन्सिक्वेंस हमें पता चल गया, ये सिंपल प्रेजेंट है, और आने वाला जो इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, वो होगा सिंपल फ्यूचर में, राइट? इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड यू विल मिस योर इवनिंग मील। इफ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट आई विल not be able to meet XYZ person, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो इसका रिजल्ट कहाँ आएगा? फ्यूचर में, विल में आएगा, सिंपल फ्यूचर में। इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल, अगर ऐसा प्रेजेंट में नहीं होगा तो क्या होगा? यू विल, तो इसका रिजल्ट आएगा सिंपल फ्यूचर में। इतनी सिंपल बात है, सिंपल प्रेजेंट का रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में आता है, दैट्स इट। और कंडीशन कहाँ से बताई जाती है? इफ से या अनलेस से। बस हो गई हमारी बात खत्म। इफ आ जाएगा स्टार्टिंग में, अनलेस आता है बीच में। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, यहाँ पे हमें कौन सा केस देखने को मिला? जब अनलेस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया। बिल्कुल आ सकता है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अनलेस हमेशा बीच में आएगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अनलेस बीच में आता है, बट स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट यस इट कुड कम, ठीक है। सो अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते और टू राइट बैक या फिर से लिखोगे, Unless you promise to write back, I shall keep requesting. जब तक आप प्रॉमिस नहीं करोगे, हाँ मैं फिर से लिख दूंगा, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करती रहूंगी, प्लीज लिख दो सर, प्लीज लिख दो, प्लीज लिख दो। कब तक करती रहूंगी? करती रहूंगी ऐसे रिक्वेस्ट जब तक आप मुझसे प्रॉमिस नहीं कर देते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कब तक करती रहूंगी? जब तक आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर देते हो, ठीक है। सो अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, आई शैल कीप रिक्वेस्टिंग यू। आई होप इट इज वेरी क्लियर, हमें समझ में आ गया कॉज एंड इफेक्ट। अनलेस यू प्रॉमिस सिंपल प्रेजेंट है, और यहाँ पे आई शैल फ्यूचर में चला गया, मैं ऐसा करती रहूंगी फ्यूचर में, ठीक है। जल्दी से हेड करते हैं विद द नेक्स्ट वन। If she doesn't play any game, if she doesn't, तो she doesn't नेगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए। इफ शी डजंट प्ले एनी गेम, अगर वो कोई गेम नहीं खेलेगी या कोई भी गेम अगर नहीं खेलती तो क्या होगा? वो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम शी विल बिकम लेथार्जिक एंड अनफिट। ऑफ कोर्स अगर ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा तो
सिंपल फ्यूचर में ऐसा होगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो सिंपल फ्यूचर में कोई चीज होगी जो कॉज और इफेक्ट हमें बता रहा है, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, रिजल्ट हमें पता चल रहा है। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। Now, heading with the next one, unless that little bird flies away quickly, the cat, what? Condition क्या है कि हमने देखा था unless का यूज कहाँ पे किया जाता है, if not, अगर कोई चीज नहीं होती है, अगर वो कंडीशन नहीं बनती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है। सो इफ दैट लिटिल बर्ड, दैट लिटिल को लिटिल बोला जाता है बिकॉज अमेरिकन्स दे रोल देयर टीज, अगर वो बीच में आता है तो यहाँ आफ्टर अ वावल साउंड आता है। सो अनलेस दैट लिटिल बर्ड flies away quickly, तो if that little bird don't fly away quickly, अगर वो छोटी सी बर्ड जल्दी से फुर से उड़ के नहीं जाती तो क्या होगा, कैट क्या करेगी, बिल्ली आके उस पर झपट्टा मार लेगी, बिल्ली उस पर झपट्टा मारेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, जल्दी से देख लेते हैं इसका फर्दर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। सो अच्छा यहाँ पे देखो अनलेस जब तक तब तक वाला नहीं है, अनलेस एंड इफ नॉट, ये दोनों कंडीशन वर्ड्स हैं जो हमें सिंपल प्रेजेंट में यूज करके जिसका इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में बताया जाता है। सो अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट विल पाउंस ऑन इट, उसके जो क्लॉज होते हैं ना, पंजे जो होते हैं ना, उससे झपट्टा मार लेगी। अगर वो नहीं फुर से तुरंत वो बहुत ही क्विकली रैंडम उड़ के नहीं जाती है तो क्या होगा, बिल्ली झपट्टा मार लेगी। दैट्स इट। और यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आप जल्दी से हेड करते हुए द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज द राइटिंग स्किल। अब यहाँ पे हमें क्या देखना, अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ इसाक एसिमोव्स। कौन है इसाक एसिमोव्स? अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप सबको याद होगा इस चैप्टर के राइटर, द फन दे हैड, ठीक है। सो अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ इसाक एसिमोव्स शॉर्ट स्टोरीज has just released. Sorry, order one set, write a letter to the publisher Mindframe प्राइवेट लिमिटेड 1632 आसफ अली रोड न्यू दिल्ली। एड्रेस दिया जहाँ पे हमें ऑर्डर प्लेस करना है, किसको, पब्लिशर को लेटर लिखना है। रिक्वेस्टिंग दैट अ सेट बी सेंट टू यू बाय वैल्यू पेबल पोस्ट, वीपीपी से आपको जल्द भेजने की कृपालता करें। एंड गिविंग योर एड्रेस, योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। आपके लेटर में क्या क्या चीज़ें होंगी जल्दी से देख लेते हैं। हमें एक लेटर ड्राफ्ट करना है, सिंपल, हम बहुत बार पहले भी कर चुके। कौन सा ऑर्डर है और कौन सा लेटर है ये, ऑर्डरिंग और रिक्वेस्टिंग एन ऑर्डर, ठीक है। एड्रेस होना चाहिए सेंडर का, ऑफ कोर्स सेंडर का भी एड्रेस होगा, रिसीवर का भी तो एड्रेस होगा, तभी तो आपके एड्रेस पे वो चीज़ आएगी। सैल्यूटेशन लाइन लिखोगे, मेन बॉडी ऑफ इट, क्लोजिंग फ्रेजेस और सिग्नेचर। फिर लेटर माइट लुक लाइक दिस। जल्दी से देख लेते हैं ये चार चीज़ें कैसे हमने फ्रेम करी है। एड्रेस बार, फिर जिसमें हम पूरा एड्रेस लिखेंगे XYZ जो हमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पे डेट आएगी इस फॉर्म में, डेट मंथ ईयर। फिर एड्रेसीज, एड्रेस आएगा, फिर सर या मैडम जो भी जिसको आप एड्रेस कर रहे हो ऐसे ही ऑब्लिक करके लिखोगे। अगर आपको नाम पता दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट योर सिंसियरली, फिर आपका सिग्नेचर आएगा। रिमेंबर दैट द लैंग्वेज ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द कोलोक्वियल स्टाइल ऑफ पर्सनल लेटर। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बात करें फॉर्मल लेटर की और यहाँ पे बात करें पर्सनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑफ कोर्स लैंग्वेज बिल्कुल अलग ही होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सच एज आई हैव और कैंट आर नॉट यूज। हमने हमेशा देखा है जब भी हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या स्लैंग्स या कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट whenever we write professionally, formally, we always have to keep the formal structures in mind and the professional way of writing the things. particular format होता है, particular word, phrases और structures होते हैं जो हमें दिमाग में रखने ही होते हैं when we draft a formal letter. ये personal या informal में ध्यान नहीं रखने होते हैं because they are informal. अपने parents, friends, relatives इन सबको लिखते हो, but जब हम बात
करते हैं फॉर्मल की, दे हैव टू बी फॉर्मल, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं कैसे इन्होंने ड्राफ्ट करा है और इस सेशन को वाइंड करेंगे। सो एड्रेस आया सबसे पहले 516 सेक्टर 15 पानीपत 11 अक्टूबर XYZ ईयर, मेसर्स माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हमने क्या देखा था, किसका एड्रेस आया, एड्रेसीज का एड्रेस है, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं, मतलब इस कंपनी से इस एड्रेस पे हमें कुछ चीजें चाहिए, इस एड्रेस से हमें कुछ चाहिए, तो हम सामने वाले का, आप ऐसा बोल सकते हो रिसीवर का एड्रेस आता है यहाँ पे, ठीक है। सो मेजर्स माइंड फेम प्राइवेट लिमिटेड 1632 आसिफ अली रोड न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर द न्यू वॉल्यूम ऑफ इसाक असीमोव शॉर्ट स्टोरीज। अब क्या आएगा, हमने सब्जेक्ट पहले हमारा आया डेट, एड्रेस आया, फिर डेट आया, फिर हमने एड्रेसीज का एड्रेस आया या रिसीवर का एड्रेस आया, सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से चेक करते हैं, आएगा हमारा सैल्यूटेशन सर या मैम, फिर हम आएगा हमारा मेन बॉडी और फिर इसको कंक्लूडिंग के साथ वाइंड अप करेंगे। आई जस्ट केम टू नो दैट अ न्यू रिवाइज्ड वॉल्यूम ऑफ इसाक असीमोव शॉर्ट स्टोरी हैज just been released. I'll be very grateful if you send me one set of this volume as early as possible at my mailing address. Yours faithfully, Rahim Khan. But वो कहाँ भेजेगा, एड्रेस तो है नहीं, तो नीचे हमारा भी ऐड कर देते हैं। सो हेयर इट इज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाम लिख दिया हमने, ये किसका नाम है, जो रिसीवर है, जो मतलब हमें जिस एड्रेस पे चाहिए, तो हमने लेटर को ड्राफ्ट करा, ये हमारा नाम है, हमारा हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पिन कोड, और चाहे तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे एंड होता है हमारा कंप्लीट लेटर राइटिंग। इसको आप बचपन से पढ़ते आए हो, आई होप बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमारा आया यहाँ पे एड्रेस आया, किसका एड्रेस आया, रिसीवर का, जो रिसीव कर रहा है इस लेटर को, डेट डाली और उसके बाद उनका एड्रेस आया, फिर हमने सब्जेक्ट लाइन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सब्जेक्ट लाइन इट कंटेन्स इंडिविजुअली 1 मार्क। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने डियर सर या मैम सैल्यूटेशन लिखा और हमारा मेन बॉडी लिखी, और उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन कि आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप मुझे ऐसा भेज दोगे या चीज़ कर दोगे, एंड देन योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ट्रूली, थैंकफुली, जो भी लिखना है, अपना नाम और अपना एड्रेस बता दीजिए, सो दैट आपके एड्रेस पे वो आपको मेल कर सके। तो यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आएगा और उसके साथ आप चाहें तो फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। और यहाँ पे एंड होता है entire discussion of the complete chapter number 1 along with summary and all the questions given at the end of the chapter in your NCERT book. I hope you understood the chapter very well and you literally liked it. तो एक thumb तो बनता ही है. That's it for watching. Thank you very much. See you in the next session in the next chapter.